नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे और आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में वैसे तो हम सॉल्व करने वाले हैं हमारा सैंपल पेपर, बट उससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे कि जो क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में कराए थे, लाइक 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उसको करके आप पास हो जाएंगे? तो डेफिनेटली वो हर चैप्टर के में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर हैं। और अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़ा है या फिर मेरी चैप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है, बट आपने वो 25 क्वेश्चन वाली देखी है, तो आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या होता है कि क्या सेम क्वेश्चन आएगा? तो हम गारंटी नहीं देते कि लाइक वो सेम क्वेश्चन ही आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, जो एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, वो क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन वही रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्वेश्चन है कि योग क्या होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि योग क्या है, बट वो उसी को चेंज करके लिख देंगे, योग का वर्णन करें, योग को परिभाषित करें, योग के बारे में लिखें, योग की परिभाषा क्या है, ठीक है, ऐसे वो पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन वही रहता है, बस वो पूछने का तरीका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप वो पढ़ के जा रहे हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो जो क्वेश्चंस आपको कराए हैं मैंने वो आए, बट चेंज होके, ठीक है। चेंज होके कैसे कि लाइक अगर मैंने पूछा है उसमें कि बौद्धिक अक्षमता क्या होती है, तो उसके अंदर ये भी आ सकता है बौद्धिक अक्षमता का वर्णन करें, कौन सी अक्षमता होती है जिसमें हम अपने मानसिक रूप से काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप चिंता मत करो, फिजिकल एजुकेशन बहुत ईजी होता है, बस आपको बेस बना के चलना होता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारे सैंपल पेपर। अब सैंपल पेपर, अब बहुत लोगों को डाउट होगा कि हमारा पेपर कैसे आएगा, 11th में आप पहली बार हो और इतने पेपर आपके हो चुके हैं तो आपको पता लग गया होगा पेपर कैसे आएगा। बट स्टिल कुछ लोगों को होता है कि फिजिकल एजुकेशन का कैसा आएगा, है ना, क्या होगा उसके अंदर। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, कौन सा पेपर है ये? मिड टर्म एग्जामिनेशन का है, क्लास 11 का है, फिजिकल एजुकेशन का है। कब का है? 2023 से 24 का, ठीक है। हमें टाइम कितना दिया जाता है? 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है पेपर का, और मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं? 70 नंबर का ही पेपर होता है। मैक्सिमम टाइम हमें 3 घंटे दिया जाता है, वो जो हमारे लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। 3 घंटे हमारे लिए बहुत ज्यादा, अगर हम पढ़ के गए हैं तो 3 घंटे में बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा आपका। अब प्रश्न पत्र में 5 खंड और 37 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 37 क्वेश्चन। कितने खंड होते हैं? 5 खंड, ए बी सी डी ई। हिंदी में क ख ग घ ण, इतने हमारे खंड होते हैं, ठीक है। जिसमें से खंड क में प्रश्न 1 से 18 हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक किसमें आ जाएंगे? खंड क में, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और ये क्या होंगे? बहुविकल्पीय, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कितने से कितने तक? 1 से लेकर 18 तक, और 1 नंबर के होंगे। फिर आता है खंड ख। खंड ख यानी कि बी पार्ट में हमारे 19 क्वेश्चन नंबर से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक होंगे, और इसके अंक क्या होंगे? 2। और ये होंगे संक्षिप्त उत्तर वाले क्वेश्चन आंसर। संक्षिप्त उत्तर वाले मतलब कि जिसका हमें बहुत छोटे अक्षरों में उत्तर लिखना होता है, 60 से 70 वर्ड में उत्तर लिखना होता है, वो होते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा खंड ग, जिसमें आएंगे हमारे 25 से 30, क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, और ये लघु उत्तर प्रश्न होगा, ठीक है, जिसमें हमें 100 से लेकर 150 वर्ड तक का आंसर लिखना है। 100 से लेकर 150 वर्ड तक का हमें आंसर लिखना है, और ये कितने अंक का होगा? 3 अंक का होगा। देन हमारा आता है खंड ग, खंड घ, ठीक है। खंड घ हमारा होगा प्रश्न नंबर 31 से लेकर 33 तक, ठीक है। कितने क्वेश्चन से लेकर, कौन से क्वेश्चन तक? 31 क्वेश्चन से लेकर 33 क्वेश्चन तक। अब ये होंगे हमारे 4 अंक के। अब 4 अंक के होंगे, और ये कितने के होंगे? केस स्टडी बेस होंगे, और आंतरिक जो केस स्टडी बेस होते हैं उसके अंदर ही हमें आंसर मिल जाते हैं। तो आपके मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ नंबर आपके आप बन जाएंगे। केस स्टडी में आपके पूरे नंबर बन जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर ही आंसर होता है उसका। फिर उसके बाद क्या आता है आपका? हमारा एमसीक्यू अगर आप पढ़ के गए हो कि पॉइंट टू पॉइंट आंसर होते हैं, तो उसमें भी आपके नंबर बन ही जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा आखिरी पार्ट, यानी कि खंडना, जिसमें प्रश्न नंबर 34 से लेकर 37 तक होंगे। एक प्रश्न 5 अंक का होगा, और लघु उत्तर प्रकार यानी कि 200 से 300 वर्ड्स में हमें उसको लिखना है। ये तो हमारा हो गया पैटर्न। क्या पैटर्न हो गया? 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का पेपर होगा। पेपर के अंदर 5 पार्ट्स होंगे, ए बी सी डी ई, हिंदी में क ख ग घ ण, और हर पार्ट में अलग अलग नंबर के क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक एमसीक्यू बेस्ड 1 नंबर का। फिर खंड ख में क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक, जो 2 नंबर के होंगे, जिसमें हमें 60 वर्ड का आंसर लिखना है। फिर खंड सी आ जाएगा हमारा, यानी कि खंड ग, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया, और कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का, और हमें इसको किसमें लिखना है? 100 से लेकर 150 वर्ड में। फिर खंड घ, जिसको हमारा प्रश्न नंबर 31 से 33 तक होगा, और प्रश्न नंबर
4 अंक के होंगे और केस स्टडी बेस्ड होंगे। फिर आखिरी खंड हमारा जो प्रश्न नंबर 34 से 37 तक होगा और ये 5 नंबर का होगा। अब हम आगे करते हैं। यही इंस्ट्रक्शन सेम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहते हैं। अब हमारा आता है खंड क यानी कि एमसीक्यू। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण में डैश में सुधार होता है। चरित्र निर्माण में क्या सुधार होता है? आत्म प्रभावकारित, नैतिकता, आत्मसम्मान और स्वसंदेश। क्या? स्वसंदेश। अब स्वसंदेह तो नहीं होगा क्योंकि हम अपने आप पे संदेह नहीं करते हैं। नैतिकता भी नहीं होगी। मॉरल्स तो हम ऐसे भी सीख जाते हैं, जरूरी थोड़ी फिजिकल एजुकेशन पढ़ना मॉरल्स के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी सिखाती है कि बड़ों से नमस्ते करनी चाहिए, है ना, बड़ों से तमीज से बात करनी चाहिए, आप लगा के जी लगा के ऐसे बात करनी चाहिए, तो मम्मी भी सिखा देती है। फिजिकल एजुकेशन पढ़ने का क्या नीड है? फिर आत्म प्रभावकारिता नहीं, आत्म प्रभावकारिता हमारे काम से आती है, हमसे नहीं। अब बचा क्या है? आत्मसम्मान। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मसम्मान। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है वो हमारा, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के पढ़ने से हमें क्या बिल्ड होता है हमारे अंदर, तो क्या? कॉन्फिडेंस। सेकंड क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को दावा के रूप में लेबल किया गया है और दूसरा कारण के रूप में, यानी कि अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है हमारा? MUGA का मतलब बहु उपयोगी खेल क्षेत्र है। ये सही है। MUGA का मतलब क्या है? बहु उपयोगी खेल क्षेत्र। यह एक इंडोर खेल सुविधा है जहां कई खेलों की योजना बनाई और आयोजित की जाती है। ये भी सही है। क्या है ये? इंडोर खेल है जहां पे कई सारी गेम्स प्रोवाइड की जाती हैं। अब हमारा अभिकथन और कारण में हमें क्या करना होता है? अभिकथन हमें एक दावा दिया जाता है और उसका कारण पता करना होता है, क्या वो दावा इस कारण की वजह से ही हो रहा है। तो अब हमारा दोनों सही है, यानी कि वो कारण जो दावा है वो कारण की वजह से ही हो रहा है, ठीक है, उस कारण की वजह से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एक ही। दोनों अभिकथन और कारण सत्य है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड पे हमारा प्राचीन ओलंपिक खेल पहली बार 776 में ईसा पूर्व में भगवान डैश के सम्मान में आयोजित किए गए थे। कौन से भगवान में? पॉसिडी, अपोलो, ज्यूस, एथेना। अब एथेना के उसमें तो नहीं किए गए थे, ओपोलो के में नहीं किए थे, पॉसिडी में। किसके भगवान के रूप में किए गए थे? ज्यूस। ज्यूस कौन होते हैं? भगवान होते हैं एक, और उनके ही लिए किए गए थे, ठीक है। किसके लिए? ज्यूस के लिए। ये याद रखना, ये तो इजी है। यौगिक क्रिया को पहचाने। अब ये कौन सी यौगिक क्रिया है, हमें इसको पहचानना है। अब आप देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, नोली, धोती, नेति, कपालभाति। कपालभाति तो यहीं कट हो गया क्योंकि कपालभाति ये होता ही नहीं है। अब नेति में क्या होता है? नेति भी यहाँ कट हो गया। नेति में हम पानी डालते हैं और निकालते हैं, ठीक है। अब ये क्या होगा? नोली। नोली भी नहीं होगा क्योंकि नोली में क्या होता है? नोली के अंदर हम पेट की सफाई करते हैं, ठीक है। अब नली, जो नली होती है ना, पेट उसकी सफाई करते हैं। अब बचा धोती। इसका आंसर क्या होगा? धोती, क्योंकि धोती में ही हमारे पूरे गले वाले की शरीर की सफाई की जाती है और ऐसा होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? धोती। अब ये नेत्रहीन वाले छात्रों के लिए, नेत्रहीन वाला मत करके आना क्योंकि नंबर कट जाएंगे। चौथा क्वेश्चन, योग निद्रा का लाभ है। योग डैश योग निद्रा का लाभ है। लत बढ़ाए, चिंता बढ़ाए, तनाव को कम करता है, अनिद्रा बढ़ाता है। डैश योग निद्रा का लाभ है। योग निद्रा हमने पढ़ा था, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है हमारा? लत बढ़ाना, चिंता बढ़ाना, तनाव को कम करना या अनिद्रा बढ़ाना। तो इसका सही आंसर है तनाव को कम करना, क्योंकि हमारा तनाव टेंशन वगैरह ही कम करता है वो। प्रश्न 5, वह अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है उसे क्या कहते हैं? अब कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से सब तरह की से स्वस्थ है तो उसे क्या बोलेंगे? वेलनेस, मजबूती, फिटनेस, संतुलन। अब फिटनेस क्या होता है हमारा? फिटनेस और संतुलन। संतुलन तो हमारा होता है कि हम संतुलित आहार लेते हैं, संतुलन हमारा वजन वगैरह सब बना रहते हैं, संतुलन होता है। मजबूती भी होता है हमारा कि स्ट्रेंथ है हमारे अंदर। वेलनेस हमारा क्या होता है? जब हम सिर्फ ठीक रहते हैं तो उसको हम वेलनेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? फिटनेस। इसका आंसर फिटनेस होगा क्योंकि इंसान मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से जब फिट रहता है तो उसी को हम फिट इंसान बोलते हैं, ठीक है, हेल्दी, फिट, ठीक है। अब इसमें आता है हमारी मैचिंग, ठीक है। अब मैचिंग में आप क्या करना? मैचिंग में आप चूज करना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे कि अगर आपको नहीं पता संतुलित इंसान के लिए क्या होता है, अच्छे विचार के लिए क्या होता है, स्वस्थ शरीर के लिए क्या होता है, सहयोगी के लिए क्या होता है, बट एक का तो पता होगा। अब जैसे मैं बता दूं, जैसे स्वास्थ्य शरीर आ गया तो शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य किसमें आएगा? स्वस्थ शरीर में। अब स्वस्थ शरीर में शारीरिक स्वास्थ्य आ गया तो किसका हो गया? थर्ड का फर्स्ट। अब हम देखेंगे थर्ड का फर्स्ट कितनों में है। थर्ड का फर्स्ट एक में है। थर्ड का फर्स्ट एक में है
तो हमारा तो ये पहले से ही हो गया कि थर्ड का फर्स्ट एक में है हमारा, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब एलिमिनेशन मेथड में अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे किसी भी चीज, अगर इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, तो मैं क्या करूँ, किसी और का देखो, उसका भी उसका सेम नहीं होगा। एक का सेम हो सकता है, दोनों का सेम नहीं हो सकता। तो इसमें हमने 1 देखा तो 1 आ गया, हमारा आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना है आपको। अगर आपको आंसर भी नहीं आता तो आप दिमाग चलाओगे तो हो जाएगा आराम से। 7वां क्वेश्चन, आपके अनुसार एक छात्र के लिए अनुकूली शारीरिक शिक्षा की भूमिका डैश है। हमारे हिसाब से छात्र के लिए अनुकूली शारीरिक शिक्षा में क्या है, बहस में भाग लेने के लिए नहीं, यानी कि डिबेट में भाग लेना नहीं, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, लेखन कौशल लिखने के लिए, खेलों में भाग लेने के लिए। परीक्षा में अंक लाना भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे फिट बने, गेम्स खेले, स्पोर्ट्स में आगे जाए, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करे। तो इसका आंसर क्या होगा, खेलों में भाग लेने के लिए। 8वां, किसी व्यक्ति में कंजेंटिकल विकलांगता के समय मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, जन्म, वयस्कता, किशोर अवस्था में, बुढ़ापे में। जो कंजेंटिकल विकलांगता है वो कब आती है, तो हमारे जन्म में आती है। किसमें, जन्म में। ठीक है, अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन कारण वही दावा और कारण। अब देखते हैं दावा क्या है हमारा। दावा है हमारा ओलंपिक चार्टर नियमों और उपनियमों का समूह है जिसमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा अपनाया जाता है। क्या है, ओलंपिक चार्टर नियमों का वो उपनियम है जिसको सब द्वारा अपनाया जाता है। कारण, यह लिंग, नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देता है। तो आर हमारा गलत है, क्योंकि ये बढ़ावा नहीं देता किसी भी लिंग, नस्ल आधार पे। ठीक है, तो आर हमारा गलत है, ए हमारा सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है, इसका सी। ये देखो, अभी कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो इसका सी। क्योंकि जो ओलंपिक गेम्स है ना, वो किसी भी लिंग, नस्ल, जात पात उसको बढ़ावा नहीं देते हैं, कोई भी जाके वो खेल सकता है गेम। क्वेश्चन नंबर 10 अब हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, असत्य यम या नैतिक अनुशासन का सीधा सा अर्थ है चोरी करने से बचे, बेईमानी से बचे, गैर स्वामिगत, नॉन हार्मिंग। असत्य में हमें क्या करना है, बेईमानी से बचना है, गैर स्वामिगत, चोरी करने से बचना है, या नॉन हार्मिंग होना है। तो इसका क्या होगा, नॉन हार्मिंग। ये यम की बात कर रहा है। ठीक है, नियम में आता है चोरी ना करना, बेईमानी से बचना। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। 11 क्या है, नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा पाठ्यक्रम शारीरिक शिक्षा के लिए एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। बीएड नहीं, बीपीएड नहीं, डीपीएड नहीं, ये क्या है, एमपीएड। एमपीएड एनसीटीई के द्वारा मान्यता नहीं दी गई है उसको। ठीक है, 12 नीचे तो कथन गए हैं, वही कारण और अभिकथन। अभिकथन हमारा क्या है, सामाजिक शिष्टाचार का तात्पर्य है आसपास के वातावरण को विकलांगों के लिए अनुकूल बनाना है। विकलांग व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और केवल तभी मदद की जानी चाहिए जब व्यक्ति को किसकी आवश्यकता हो। दोनों कथन सही तो है, बट कारण उसकी सही व्याख्या नहीं करा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, कि अभिकथन सही है, कारण भी सही है, बट कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ये होगा बी। दोनों अभिकथन और कारण सत्य हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, व्याख्या सही क्यों नहीं है, क्योंकि हमें समाज को अनुकूल क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वो विकलांग इंसान है, उसको सिंपैथी देनी नहीं चाहिए, बुली नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बट उसमें क्या लिखा था कि विकलांग लोगों के लिए अलग। तो कारण और अभिकथन जब मैच नहीं होंगे तो दोनों को आप ये लिख सकते हैं कि दोनों सत्य हैं, बट वो कारण उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, 13 वल्लमकली के नाम से जानी जाने वाली स्नेक बोट रेस भारत में कहाँ होती है। वल्लमकली तमिलनाडु में होती है, गोवा में होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। अब नाम देखो, वल्लमकली पश्चिम बंगाल में तो नहीं होगी और गोवा में भी नहीं होगी। अब बचा तमिलनाडु और केरल। ये मैक्सिमम आपको पता होगा कि बोट रेस केरल की बहुत फेमस है। आपको नाम नहीं पता, बट बोट रेस केरल की बहुत फेमस है, तो केरल। ठीक है, वैसे इसका सही आंसर भी केरल ही है। क्यों, वल्लमकली केरल में ही है। ठीक है, केरल में ही वो बोट रेस की जाती है और वो इंडिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल बोट रेस होती है। ठीक है, 14 आपके एक सहपाठी को सीखने की अक्षमता है और उसे मूल विषय भी समझाने में बहुत कठिनाई होती है। आपका सहपाठी आपसे मदद मांगे तो आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी। अगर आपका कोई सहपाठी है, उसको कुछ चीज समझ में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज करने में प्रॉब्लम हो रही है, उसने आपसे हेल्प मांगी, तो आप उसकी हेल्प कैसे करेंगे, आप उसके लिए क्या करेंगे। पहला ऑप्शन, क्लास टीचर से मदद करने को कहेंगे, अन्य सहपाठियों से मदद मांगने को कहेंगे, पहले खुद से मदद करने की कोशिश करेंगे, सहपाठी से मदद नहीं करेंगे।
अब हमें उसने मदद मांगी तो हम पहले खुद करने की कोशिश करेंगे, अनलेस अनटिल हमसे नहीं होता तो हम किसी और की हेल्प मांगेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले खुद मदद करने की कोशिश करेंगे। 15th हमारा है अभिकथन और कारण। ठीक है, इसको लाइटली मत लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है और यह उसे काम बेईमान करने में मदद करता है। नेतृत्व एक ऐसा गुण है जो बहुत कम व्यक्तियों में पाया जाता है और यह उसे काम में बेईमान करने में मदद करता है। ए गलत है। नेतृत्व हमें काम में बेईमानी करने में मदद नहीं करता। कारण, महान नेताओं को हमेशा अपनी टीम को पहले रखना चाहिए, ये तो सही है बट वो गलत है। ठीक है, अब इसका क्या होगा कि हमारा कारण तो सही है बट अभिकथन गलत है, तो इसका होगा डी, अभिकथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। 16 क्वेश्चन, डैश क्रिया एसिडिटी और अपच को दूर करने में मदद करती है। कौन सी क्रिया? जलनेति, धोती, त्राटक, कपालभाति। जलनेति, कपालभाति, त्राटक और धोती। तो इसका आंसर होगा त्राटक। ठीक है, ओलंपिक खेलों के माध्यम से डैश को बढ़ावा नहीं दिया जाता। किसको? फेयर प्ले, हर कीमत पर जीतना, खेल भावना, दोस्ती। दोस्ती को बढ़ावा नहीं दिया जाता। क्यों? ओ सॉरी, दोस्ती, हर कीमत पर जीतने को बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि हम किसकी बात करते हैं? ब्रदरहुड की बात करते हैं। ठीक है, हमारे ब्रदरहुड बनना चाहिए, लोगों में फ्रेंडशिप होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, फेयर प्ले होना चाहिए और खेल भावना भी होनी चाहिए, बट हर कीमत पे जीतना नहीं। हार जीत तो हर गेम में लगी रहती है, तो किस चीज को बढ़ावा नहीं करता है? हर कीमत पर जीतने का। ठीक है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। 18, स्थिर स्थिति में लोगों को देखते रहने को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर स्थिति में लोगों को देखते रहने को कपालभाति नहीं, धोती नहीं, बस्ती नहीं, इसको कहते हैं त्राटक। ठीक है, त्राटक का मतलब क्या होता है कि एक भी चीज को स्थिर तरीके से देखते रहना। इसका क्या आंसर होगा? त्राटक। हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका है, अब आ रही है सेक्शन बी की। खंड खा, खेलों में पहनने योग्य गियर के परिवर्तन के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब खेलों में पहनने वाले गियर के हमें परिवर्तन बताने हैं और इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी कि उसकी डेफिनेशन देनी है। अब इसने तो क्या ये पूछा है, आपसे वो पूछ सकता है खेलों के गियर के बारे में बता दो, खेलों के गियर के बारे में वर्णन कर दो, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको लिखना है कि खेलों में पहनने योग्य गियर के परिवर्तन के निम्नलिखित वो है। ठीक है, अब खेलों, अब आप बताओगे कि खेलों के गियर में क्यों परिवर्तन आता है, क्यों आता है? क्योंकि हर गेम के हिसाब से वो डेवलप होता रहता है। जैसे कि क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में हमारे नी पैड नहीं हुआ करते थे, हेलमेट नहीं हुआ करता था, बट जैसे जैसे रेवोल्यूशन हुई सब आए। तो ऐसा ही सेम होता है कि जब भी रेवोल्यूशन होती रहती है किसी गेम में, हम बढ़ाते जाते हैं रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, तो बढ़ाते जाते हैं तो अब उसके अंदर गियर चेंज होते जाते हैं। ये तो आपका हो गया आंसर। अब इसके अंदर आप एग्जांपल लिख दोगे कौन कौन से गियर होते हैं। शूज होता है, ठीक है, बैट होता है, बॉल, जो भी गियर आप यूज करते हो वो सब लिख दोगे। 20th क्वेश्चन में आता है ओलंपिक मूल्य शिक्षा के किन्हीं 2 शैक्षिक मूल्यों को बताएं। ओलंपिक की मूल्य शिक्षा क्या थी? किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी को भेदभाव ना करना, पहली ये हो गई। दूसरी हो गई कि ब्रदरहुड, दोस्ती को बढ़ावा देना, ठीक है, भाईचारे को बढ़ावा देना और इक्वालिटी लाना, ठीक है, समानता लाना। अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन, अष्टांग योग के किन्हीं 2 नियमों का वर्णन करें। अष्टांग योग के 2 नियम होते हैं, यम और नियम। कौन कौन से होते हैं? यम और नियम। इनके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। यम और नियम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सत्य बोलना, ठीक है, असत्य ना बोलना, मतलब सत्य बोलना सत्य ना बोलना सेम हो गया, शौच हो गया, ठीक है, और धन माया त्याग देना, धन त्याग देना। फिर उसके बाद आता है हमारा कि हमें किसी से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चोरी चकारी, ये सब ना करना। तो जो भी अच्छी अच्छी मतलब चीजें होती है ना, जो भी मॉरल चीजें होती है वो सब आप इसके अंदर लिख दोगे। कौन कौन से होते हैं? हमारे होते हैं यम और नियम, ठीक है, यम और नियम, ठीक है, अष्टांग योग के अंग हैं। बौद्धिक हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, बौद्धिक हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर वो ये भी पूछ सकते हैं बौद्धिक हानि होती क्या है, बौद्धिक हानि का तात्पर्य क्या होता है। अब बौद्धिक हानि में आप लिखोगे कि बौद्धिक हानि में कोई भी व्यक्ति अगर मानसिक रूप से अपने फैसले लेने में, अपने काम करने में असक्षम है तो उसे क्या बोलेंगे? बौद्धिक हानि, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 23वां क्वेश्चन, शारीरिक फिटनेस के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब शारीरिक फिटनेस के क्या क्या महत्व होते हैं कि हम अच्छे से रह पाते हैं, हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उतनी एनर्जी मिलती है हमें, हम सारा काम अपने टाइम से कर पाते हैं, हम मतलब हम अपने ठीक रहते हैं हमेशा, दवाइयों पे कम खर्चा होता है, ठीक है। और जो भी आपको पता है कि फिट होने के क्या क्या फायदे वो सब वेलनेस में लिखने हैं। 24
प्राचीन ओलंपिक खेलों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। प्राचीन ओलंपिक खेल में क्या होता था? प्राचीन ओलंपिक खेल रोम के ही यूनानी लोग ही खेलते थे। यूनानी लोगों को ही मान्यता थी कि सिर्फ वही गेम खेलेंगे, यूनानी के सैनिक ही गेम खेलते थे। प्राचीन खेलों में कोई भी और पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। और प्राचीन खेलों में क्या होता था कि अगर कहीं भी युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर या कुछ भी युद्ध चल रहा है, कुछ भी मान लो, वर्ल्ड वॉर में एग्जाम्पल दे रही हूँ, चल नहीं रहा था, कुछ भी युद्ध चल रहा है तो उसको वहीं रोक दिया जाता था इस गेम के लिए। गेम 4 साल तक की होती थी, सॉरी 4 साल में एक बार होती थी और 5 महीने चलती थी। 13 दिन या कुछ, आप दिन लिख दोगे या साल लिख दोगे कितने साल तक चलती थी। अच्छा सिंपल, आप सिंपल लिखना कि प्राचीन ओलंपिक खेल सिर्फ यूनानी लोग ही खेला करते थे। यूनानी लोगों को ही मान्यता दी गई थी कि वो ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद अगर वहां पे कोई युद्ध वगैरह चल रहा होता था तो उसके लिए, उस गेम के लिए, मतलब प्राचीन ओलंपिक गेम के लिए उसको रोक दिया जाता था। ठीक है, ये ओलंपिया घाटी में की जाती थी और ये हर 4 साल में एक बार होती थी, जैसे कि अभी गेम होती है हर 4 साल में एक बार। ठीक है, बट वो होती नहीं थी, यूनान में ही होती थी, यूनानी लोग ही खेलते थे। अब हमारा है खंड ग, 25वां, शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 3 उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। अब शारीरिक शिक्षा के कौन से 3 उद्देश्य होते हैं? पहला कि मानसिक रूप से लोगों को स्वस्थ बनाना, सामाजिक रूप से लोगों को स्वस्थ बनाना और शारीरिक रूप से लोगों को स्वस्थ बनाना। अब ये तो हो गए कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हो गया। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो, ये बहुत इजी है, याद रहेगी। मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, उसकी बात ऊपर की गई है तो आपको याद रहेगा। बट अगर आपको ये नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो कि शारीरिक शिक्षा के कारण हम सीख सकते हैं कि हमें कितना फिट रहना है, कैसे फिट रहना है, हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए हमें फिट रहने के लिए। फिर जो हमारे विकलांग लोग हैं, जो हमारे साथ रहते हैं आस पर, उनके संग कैसे बर्ताव करना चाहिए, ये सब। बट जो मेन टिपिकली आंसर होते हैं वो क्या होता है कि शारीरिक, सामाजिक और मानसिक। अब शारीरिक में क्या होता है कि शारीरिक में हम सीखते हैं कि हमें फिट कैसे रहना है, हमें अपनी बॉडी की हेल्थ कैसे बना के रखनी है, हमें क्या योगा करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर आता है मानसिक में। मानसिक में आता है कि हमें अपने भावनाओं को कैसे कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को कब दिखाना चाहिए और कब उनको संभाल के रखना चाहिए, फिर कंट्रोल में रखना चाहिए, जैसे एंगर वगैरह ये सब होगा, गुस्सा वगैरह हो गया। अब आता है सामाजिक में। सामाजिक में ये आता है कि समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से कैसे बर्ताव करना चाहिए। तो सब उसके अंदर आ जाते हैं पॉइंट, इसलिए हम उसको सिर्फ इतना ही लिखते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। ठीक है, तो यही होते हैं इसके 3 उद्देश्य। 26, ओलंपिज्म को उसके मूल्य सिद्धांतों की सहायता से समझाइए। ओलंपिज्म क्या होता है? ओलंपिक को बोलते हैं ओलंपिज्म। ओलंपिज्म हमारा एक गेम होता है जिसके अंदर अलग अलग कंट्रियां भाग लेती हैं, अलग अलग देश भाग लेते हैं, हर 4 साल में एक बार होता है। इसके मूल्य होते हैं कि किसी भी लिंग, जाति, पैसे, किसी भी प्रकार, रंग भेद कुछ नहीं करता, ये किसी भी चीज पे भेद नहीं करता, ये सबको समान लेके चलता है। इसके लिए इस मूल सिद्धांत, अब मूल सिद्धांत की बात होगी कि एक तो हमने बता दिया कि रंग भेद ये सब इन पे नहीं मानता, फिर ये सबको समानता देना चाहता है, ये चाहता है कि सब समान रहें, इसलिए हर देश को इसमें पार्टिसिपेट लेने का मौका देता है। फिर आप बता देना इसके अंदर कितने देश पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कैसे कैसे गेम होता है, कैसे कैसे खेलते हैं। 27, कपालभाति क्रिया के कोई 2 लाभ और सावधानी लिखे। कपालभाति क्रिया के 2 लाभ की हमारी पेट की समस्या दूर रहती है और पेट की चर्बी कम होती है, ये 2 लाभ हो गए। अब इसके क्या होते हैं सावधानी, इसमें सावधानी क्या पड़ते हैं कि अगर हमें गैस वगैरह इन सब की प्रॉब्लम है तो हमें कपालभाति नहीं करनी चाहिए। उसके बाद हमें अगर हमारी कमर या फिर सांस लेने में हमें कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा वगैरह, तो हमें ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 28वां क्वेश्चन, विकलांगता और विकार के बीच अंतर बताइए। विकलांगता और विकार में क्या अंतर है? विकलांगता हमारे जन्म के साथ भी हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है, पर विकार एक एक्सीडेंट होता है जो टेम्पररी टाइम के लिए होता है, यानी कि नियमित समय के लिए होता है, उसके बाद वो ठीक भी हो सकता है। बट अगर वो ठीक नहीं हो रहा तब वो जाके हमारी विकलांगता में बदल जाता है। कैसे? अगर जैसे मेरा हाथ टूट गया, ठीक है, अब मैं प्लास्टर वगैरह लगाऊंगी, वो ठीक हो जाएगा, बट वो टेम्पररी टाइम के लिए वो टूटा हुआ है, तो उससे मैं कोई काम नहीं कर सकती, तो वो क्या कहलाएगा? विकार। ठीक है, अब मेरा हाथ टूट चुका है और ये परमानेंटली टूट चुका है, कभी जुड़ेगा ही नहीं, कभी मैं इससे कुछ काम ही नहीं कर सकती, तो इसको क्या बोलेंगे हम? विकलांग। ठीक है, अब मेरा हाथ टूटा था, विकार है क्योंकि चांसेस है कि जुड़ जाए, बट वो प्लास्टर लगने के बाद भी नहीं जुड़ा, और धीरे धीरे करते 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 अब वो यूज के लायक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी विकार में आ जाएगा। ठीक है, विकार टेम्पररी टाइम के लिए होता है, बट धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता जाता है तो वो परमानेंट टाइप का विकलांगता बन जाता है। ठीक है,
वेलनेस पर एक संक्षिप्त नोट लिखें और इसके घटकों की सूचीबद्ध कीजिए। वेलनेस क्या होता है? अगर इंसान शारीरिक रूप से फिट है तो उसको हम वेलनेस बोलेंगे। अगर उसकी तबीयत खराब नहीं होती है, जितने भी आपको घटक पता है ना फिटनेस के, सब लिख देना, वो सब इसके अंदर आते हैं। CWSN के लिए शारीरिक शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। CWSN क्या? चाइल्ड विद स्पेशल नीड। इसके लिए शारीरिक शिक्षा की भूमिका क्या है? शारीरिक शिक्षा से बच्चे जो CWSN में होते हैं वो अपने को फिट रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? अगर वो कुछ सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, बट एटलीस्ट अपने शरीर को फिट रख पाएंगे, तो फिट रख सकते हैं अपने आप को, ठीक है। और इससे मतलब शिक्षा से, शारीरिक शिक्षा से क्या होगा, ठीक है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक से क्या होगा कि वो बच्चों को, जो अपने आसपास के बच्चे हैं, जो नॉर्मल हैं, जो विकलांग नहीं है, जो मतलब नॉर्मली रह सकते हैं, उन सबके सामने इंटीरियर क्लास होती है ना, कि कोई भी आ जाता है, ठीक है, विकलांग बच्चा भी रहता है, नॉर्मल बच्चा भी रहता है, तो शारीरिक शिक्षक उनको सिखा सकता है कि लाइक वो विकलांग बच्चे से कैसे पेश आए, ठीक है। नरमी से बात करना, ठीक है, उसको बुली ना करना, बुली मतलब ना उसको छेड़ना, ना उसको तंग करना, ठीक है। उसके संग जो भी एक्टिविटीज है वो उसके हिसाब से होनी चाहिए। अगर वो गेम खिला रहे तो उसके हिसाब से होनी चाहिए, जो वो भी खेल पाए, ठीक है। अब उसके बाद और क्या हो सकता है? साइन लैंग्वेज सिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि वो उससे संपर्क कर सके अगर वो बोल नहीं सकता तो बहुत सारी चीजें शारीरिक शिक्षक कर सकता है। किसके लिए? CWSN के बच्चों के लिए। पहले क्या कर सकता है? पहले कि वो अपने आसपास के बच्चों को सूचित कर सकता है कि वो उसको छेड़े ना, उसको बुली ना करें, उससे ठीक से बात करें और सिंपैथी ना दे। सिंपैथी देने से क्या होता है कि उसको लगता है कि यार मैं विकलांग हूं तो मेरे को सिंपैथी दे रहे हैं, तो सिंपैथी नहीं देनी, बस प्यार से बात करनी और ऐसा फील करानी कि वो उनकी क्लास का हिस्सा है। देन अगर वो कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, कोई भी गेम प्ले करवा रहे हैं, तो उसकी हिसाब से करवाई जाए। अब अगर वो बच्चा चल नहीं सकता तो हम उसको क्रिकेट या रनिंग तो नहीं करा सकते, तो उसके हिसाब से गेम होनी चाहिए हमारी। अगर हम उसके हिसाब से गेम कराएंगे तो उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और वो सबके साथ खेलेगा। और अगर हम बच्चों को ये भी बोल दे कि वो उसको बुली ना करें, उसको छेड़े ना, क्लास में तंग ना करा करें, तो वो भी सेम हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है खंड घ, यानी कि केस स्टडी। शिक्षक प्रत्येक बच्चे का अधिकार है, चाहे वह किसी भी प्रकार की विकृति से ग्रस्त क्यों ना हो। आपने अपनी कक्षा में विभिन्न विकलांगताओं के विकार के बारे में सीखा है, उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। सोच, धारणा या स्मृति का विकार डैश बीमारी के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ACD, जिसके अंदर हम सोच, धारणा और ये सब नहीं कर पाते, मतलब जल्दी से सोच नहीं पाते किसी भी चीज के बारे में, ठीक है। जल्दी से हम किसी भी चीज अगर हम सुन लेते हैं तो हमारा ब्रेन उसका वो नहीं कर पाता, जवाब नहीं दे पाता और हमें सोचने में बहुत दिक्कत होती है। क्या कहलाता है वो? ACD। डैश चिकित्सीय स्थिति जिसमें एक वयस्क की लंबाई 4 फीट 10 इंच से कम है, OCD। फिर आता है विकलांगता में व्यक्ति के चलने फिरने में समस्या होती है, ODD। देन डैश में व्यक्ति हरकत करने में असमर्थ होता है क्योंकि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो गति को नियंत्रित करता है क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्या होता है ये? SPD, ठीक है। अब इसके नीचे नेत्रहीन छात्र का था। अब आता है हमारा 32 क्वेश्चन। कबीर के शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने उन्हें वह चित्र दिखाया जो प्राचीन ओलंपिक विभिन्न भागों में दर्शाता है। क्या चित्र है? ये कुश्ती कर रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं, ये दिया जाता था तब, ये कुश्ती ही कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने चित्र दिखाया, हमें इसके क्वेश्चन से आंसर देने हैं। पहला प्राचीन ओलंपिक डैश ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था 76 में। हमने ऊपर भी देखा था MCQ में कि किसके लिए आयोजित किया गया था और कब किया गया था, तो 76 में। ओलंपिक में विजेता को डैश मुद्रा पत्तियां मिलती थी। क्या मिलती थी? सोने की मुद्रा की पत्तियां। मुद्रा में पहले पत्तियां दी जाती थी, सोने की मुद्रा उन्हें दी जाती थी, तो पत्तियां अगर पूछे तो कहते हो कि मुद्रा पत्तियां, ठीक है। पहले ओलंपिक में एकमात्र खेल डैश था, कुश्ती, क्योंकि हमने देखा पिक्चर्स में कुश्ती ही कर रहे हैं वो, तो क्या था एकमात्र खेल? कुश्ती। ओलंपिक खेल डैश भगवान के सम्मान में खेला जाता था, ज्यूश। अब ये दो क्वेश्चन हमारे जो थे तो MCQ में से ही आ गए, तो आप भी देख सकते हो कि MCQ में क्वेश्चन आया या नहीं आया, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। 33 शारीरिक फिटनेस हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। शारीरिक फिटनेस के दो भाग का घटा गया है। नीचे विभिन्न शारीरिक गतिविधियों की तस्वीर दी गई है। विभिन्न शारीरिक फिटनेस प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। ये योगा की तस्वीर दी गई कि हम फिट कैसे रह सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं।
स्प्रिंटिंग डैश फिटनेस घटक का एक उदाहरण है। शारीरिक फिटनेस घटक का तो एक उदाहरण है ये, बट स्प्रिंटिंग से क्या होता है, हमारे लेग अच्छे रहते हैं। तो क्या है, शारीरिक फिटनेस का एक उदाहरण। सामाजिक तो नहीं है, मानसिक तो नहीं है, क्योंकि हमारे लेग फिट रहते हैं, तो शारीरिक फिटनेस का उदाहरण। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप शारीरिक फिटनेस का घटक उदाहरण है। किसका, शारीरिक फिटनेस का। क्यों, मानसिक तो नहीं है वो। किसी आसन को करते समय स्थिति को बनाए रखने के लिए डैश फिटनेस घटक का उपयोग किया जाता है। किसी आसन को करते समय स्थिति को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, योग का। ठीक है, लॉन्ग जंप या कुछ भी कर सकते हो। अलमारी को धक्का देने के लिए डैश फिटनेस घटक की आवश्यकता होती है, शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। अलमारी को आप धक्का दोगे तो अपने हाथों से ही दोगे ना, फोर्स लगाओगे, तो क्या चाहिए आपको, शारीरिक बल चाहिए, शारीरिक वो होना चाहिए, हमारी मसल्स की पावर होनी चाहिए। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी योगा दी गई है सभी प्रकार की, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अब आता है हमारा खंड, लास्ट खंड, खंड ड। शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करें तथा इसके घटकों के विस्तार में लिखिए। अब आपको शारीरिक शिक्षा को परिभाषित करना है। शारीरिक शिक्षा क्या होती है? शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे सामाजिक व्यवहार को स्वस्थ रखने के लिए हमें कराई जाती है। शारीरिक शिक्षा हर स्कूल में इसलिए कराई जाती है ताकि बच्चे उससे प्रेरित हो सकें और उसके बारे में विचार कर सकते हैं या फिर उसके लिए काम कर सके। ठीक है, अब इसके घटकों का विचार कीजिए। 3 घटक होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। उसको मैं पहले ही बता चुकी, तो सेम वही लिख देना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी, क्या करती है, ये हर देश की ओलंपिक कमेटी को विस्तार कराती है, मतलब उसके उनको पैसे देती है ताकि वो आगे काम कर सके। ठीक है, और ये ऑर्गेनाइज कराती है। इसका काम होता है कि ओलंपिक को ऑर्गेनाइज कराना। फिर इसका काम ये भी होता है कि वो देश चूज करे कि इस देश में ओलंपिक किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, क्या थीम होगी, ये सब इसके काम होते हैं। आप ये लिख सकते हो कि 2 परिणामों की सूचीबद्ध करें, अनुलोम विलोम परिणाम में शामिल चरणों का वर्णन करें। अनुलोम विलोम परिणाम में आप कोई भी 2 परिणाम बता देना जो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब परिणामों के 2 होते हैं, कपालभाति हो गया हमारा, और कोई एक डाल देना, योग हो गया, कुछ भी हो गया, आप कुछ भी डाल सकते हैं। कपालभाति होगा हमारा, धोती हो गया, कुछ भी वो कर देना, हमने ऊपर देखा ही था वो क्या होता है। फिर आता है अनुलोम विलोम शामिल चरणों का वर्णन किए। अनुलोम विलोम में क्या होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, श्वास करने के लिए अच्छा होता है, श्वास को बढ़ावा देने के लिए हम इसको करते हैं, जैसे करते हैं ना, तो ये अनुलोम विलोम होता है। हमारे पेट के लिए अच्छा होता है, हमारे पेट के खिंचाव देता है। ठीक है, और हमारे पेट को साफ करता है। पारंपरिक खेल की परिभाषित करें और उपयोग उदाहरण की सहायता से इसके प्रकार को लिखिए। पारंपरिक खेल क्या होते हैं? पारंपरिक खेल वो होते हैं जो हमारे देश में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा हो गया, कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे गेम्स है जो चले आ रहे हैं, तो आपको परिभाषित करना है। पारंपरिक खेल वह खेल होते हैं जो हमारे देश में या किसी अन्य देश में भी उनके बहुत पहले से समय से चले आ रहे हैं, ओलंपिक से पहले से भी चले आ रहे हैं, जो हर गली में खेले जाते हैं या फिर हर शहर में खेले जाते हैं। फिर उसको गेम बता देना, गिल्ली डंडा, कुश्ती और कबड्डी, आप गेम्स के नाम भी बता सकते हो। तो यही है, ऐसा ही पैटर्न रहेगा आपका, आपको घबराना नहीं है। क्वेश्चन में से आंसर निकल जाते हैं, जैसे एमसीक्यू में हमने देखा और नीचे आंसर वही थे। ठीक है, घबराना नहीं है, अच्छे से करके आना है, बाकी चिंता नहीं करनी है, कैसे भी जाए पेपर कोई बात नहीं। अभी मिड टर्म है, आप इतना वो मत लो प्रेशर। बाकी मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।